तो दोस्तों, आपने वीरप्पन का नाम तो सुना ही होगा। आज भी वीरप्पन क्राइम की दुनिया में अपने खौफ और दहशत के लिए याद किया जाता है। वीरप्पन इतना ज़्यादा खूंखार था कि उसे 3 राज्यों की सरकार ने पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए 3 राज्यों की सरकार ने ना सिर्फ एड़ी चोटी का जोर लगाया था, बल्कि 3 राज्यों की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्चा किए थे। लेकिन फिर भी 3 राज्यों की सरकार वीरप्पन को पकड़ने में नाकाम की नाकाम ही रही थी। इधर वीरप्पन ने 3 राज्यों के जंगलों में हाथियों तथा चंदन की लकड़ियों का सफाया कर डाला था। दोस्तों, इसके अलावा वीरप्पन ने कई एक राजनेता और फिल्मी सितारों की किडनैपिंग करके करोड़ों रुपए की वसूली भी की थी। दोस्तों, वीरप्पन की कहानी जितनी खतरनाक डेंजर है, उतनी ही ज़्यादा दिलचस्प भी है। कभी कभी वीरप्पन की कहानी पे बड़ी हंसी भी आती है। आप लोग खुद सोच समझ सकते हैं कि एक इंसान की किडनैपिंग करना तो बड़ी कर्री बात होती है, लेकिन वीरप्पन पता नहीं क्या चीज़ था कि वो एक साथ 10-10 पुलिस कांस्टेबल को किडनैप कर ले जाता था। तो पूरी कहानी वीरप्पन की जानने के लिए बने रहना गुलजार खान यूट्यूब चैनल के साथ आखिर तक। आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने पूरी कहानी वीरप्पन की रखूंगा। तो दोस्तों, वैसे तो वीरप्पन को क्राइम की दुनिया में वीरप्पन के ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि वीरप्पन सिर्फ और सिर्फ क्राइम की दुनिया में वीरप्पन के ही नाम से मशहूर है। और जो इंसान जिस नाम से मशहूर होता है, उसी नाम से जाना पहचाना जाता है। लेकिन वीरप्पन का पूरा और असली नाम कुसे मधुस्वामी वीरप्पन है। दोस्तों, कुसे मधुस्वामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी साल 1952 को मद्रास स्टेट के गोपीनाथक नामक गांव में हुआ था। जो गोपीनाथक नामक गांव अब कर्नाटका राज्य के चामरनगर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों, वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। वीरप्पन ने महज 17 साल की उम्र में कर्नाटका के जंगलों में उतर के बड़े पैमाने पर हाथियों की हत्याएं करके उनके दांतों की स्मगलिंग करना शुरू कर दिया था। वीरप्पन के चाचा पहले से ही हाथी दांतों के तस्कर हुआ करते थे। वीरप्पन ने अपने चाचा को ज्वाइन किया और कर्नाटका के जंगलों में उतरकर महज 17 साल की उम्र में बड़े पैमाने पर हाथियों की हत्याएं करके उनके दांतों की स्मगलिंग की। दोस्तों, वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, लेकिन वीरप्पन ने हाथी दांत की स्मगलिंग में कमी नहीं आने दी। लिहाजा लंबे समय तक वीरप्पन ने हाथियों की हत्याएं की और अपने चाचा को उनके दांतों की स्मगलिंग की। लेकिन फिर एक समय आया कि जब वीरप्पन का उसके चाचा से विवाद हो गया। अब चाचा से अलग होकर वीरप्पन ने हाथियों की हत्याएं और उनके दांतों की स्मगलिंग जारी रखी। दोस्तों, वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता देखकर एक फोरेंस ऑफिसर ने वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाया और फिर फोरेंस ऑफिसर ने वीरप्पन को पकड़ भी लिया। लिहाजा वीरप्पन की ये पहली गिरफ्तारी 1972 में महज 17 साल की उम्र में हुई थी। यह वीरप्पन की ओन रिकॉर्डिंग गिरफ्तारी थी। लेकिन वीरप्पन ज्यादा दिनों तक पुलिस गिरफ्त में नहीं रह सका था। वह बहुत जल्द ही पुलिस गिरफ्त से निकल भागा था और भागकर सीधा कर्नाटका के जंगलों में आया, जहां उसने दुगने जोश दुगने जज्बे के साथ अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया था। बड़े पैमाने पर हाथियों की हत्याएं और उनके दांतों की स्मगलिंग जारी रखी। दोस्तों, अभी वीरप्पन को पुलिस गिरफ्त से भागे हुए कुछ ही समय बीता था कि वीरप्पन ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। और ये हत्या उसी पुलिस वाले की गई थी जिसने 1972 में पहली बार ऑन रिकॉर्ड वीरप्पन को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, अब वीरप्पन एक हत्या करता है, उसके बाद हत्याओं पे हत्याएं किए जाता है। वीरप्पन हर उस व्यक्ति को मार दिया करता था जिस पर उसे पुलिस का मुखबर होने का शक हुआ करता था। अब वीरप्पन लगातार कर्नाटका और कर्नाटका से लेके तमिलनाडु और तमिलनाडु से लेके केरला तक के जंगलों में बड़े पैमाने पर हाथियों की हत्याएं कर रहा था और उसके दांतों की स्मगलिंग कर रहा था। दोस्तों, वीरप्पन अब हाथियों के दांतों की स्मगलिंग करने के साथ साथ
चंदन की भी स्मगलिंग में लग जाता है और फिर देखते ही देखते वह पूरे भारत का सबसे बड़ा चंदन स्मगलर बन जाता है। हाथियों के साथ साथ अब वीरप्पन 3 राज्यों के जंगलों में चंदन की लकड़ियों का भी सफाया कर डालता है। वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, जिसके बाद कर्नाटका सरकार अब वीरप्पन को पकड़ने के लिए फॉरेंस ऑफिसर चिदम्बरम को जिम्मेदारी सौंपती है और फिर फॉरेंस ऑफिसर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब तक वीरप्पन का मुखबर नेटवर्क इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका था कि कर्नाटका के जंगलों से लेके गांवों तक और गांवों से लेके पुलिस स्टेशनों तक में वीरप्पन का मुखबर नेटवर्क फैला हुआ था। इधर फॉरेंस ऑफिसर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उधर वीरप्पन को खबर मिल जाती है कि फॉरेंस ऑफिसर चिदम्बरम ने उसे पकड़ने के लिए प्लान शुरू किया है। लिहाजा वीरप्पन को पकड़ पाते फॉरेंस ऑफिसर चिदम्बरम, उससे पहले ही वीरप्पन फॉरेंस ऑफिसर चिदम्बरम को किडनैप कर लेता है और कुछ ही दिन के बाद उनकी दर्दनाक हत्या कर देता है। इसके बावजूद भी वीरप्पन लगातार 3 राज्यों के जंगलों में हाथियों के दांतों की स्मगलिंग और चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग जारी रखता है। 3 राज्यों के जंगलों में वह हाथियों तथा चंदन की लकड़ियों का सफाया करता रहता है। दोस्तों, वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। अब कर्नाटका की सरकार वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी आईएफएसएल फॉरेंस ऑफिसर पी श्रीवास्तव को सौंपती है, जिसके बाद फॉरेंस ऑफिसर पी श्रीवास्तव वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और फिर फॉरेंस ऑफिसर पी श्रीवास्तव वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब हो भी जाते हैं। वह वीरप्पन को पकड़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों वीरप्पन इस बार भी पुलिस की गिरफ्त में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। वह बहुत जल्द ही फिर से पुलिस की गिरफ्त से निकल भागता है, क्योंकि आईएफएसएल फॉरेंस ऑफिसर पी श्रीवास्तव एक दिन जब वीरप्पन को अपनी जीप में बैठाल कर कुछ पुलिस वालों के साथ कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे, तभी वीरप्पन रास्ते में नाटक करने लगता है और वो कहता है कि उसे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, उसे सिर में लगाने के लिए कुछ तेल चाहिए है। पुलिस वाले और फॉरेंस ऑफिसर पी श्रीवास्तव वीरप्पन की इस चालाकी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं और फिर पुलिस वाले किसी परचून या मेडिकल पे से लेकर वीरप्पन को सर में तेल लगाने के लिए दे देते हैं। लेकिन वीरप्पन बड़ी ही चालाकी से उस तेल को सिर में ना लगाते हुए अपने हाथों की कलाइयों और पोंचों में लगा लेता है और फिर धीरे धीरे हथकड़ी को सरका कर पी श्रीवास्तव की पकड़ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वीरप्पन आता है कर्नाटका के जंगलों में हाथियों की हत्याएं और उनके दांतों की स्मगलिंग, साथ ही साथ चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग जारी रखता है। दोस्तों, जब वीरप्पन पी श्रीवास्तव की पकड़ से भागा था, भले ही वह भाग गया हो, लेकिन उसने अपने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वह आईएफएसएल फॉरेंस ऑफिसर पी श्रीवास्तव को खत्म करके ही मानेगा। इसके बाद वीरप्पन साजिश के तौर पे अपने भाई अर्जुनन को अपने साथ मिला लेता है और फिर वीरप्पन अपने भाई अर्जुनन से कहता है कि आप जाओ आईएफएसएल फॉरेंस ऑफिसर पी श्रीवास्तव को किसी भी तरीके से ये यकीन दिलाओ कि वीरप्पन अब सरेंडर करना चाहता है। वीरप्पन के बताए तरीके पे चलते हुए अर्जुनन अब पी श्रीवास्तव से संपर्क करता है और फिर पी श्रीवास्तव से अर्जुनन कहता है कि वाकई अब वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। पी श्रीवास्तव वीरप्पन की इस चालाकी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं, लिहाजा वह एक मुखबर के जरिए मिली सूचना पर वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं और फिर 1991 में वीरप्पन और पी श्रीवास्तव का आमना सामना होता है, तो वीरप्पन पी श्रीवास्तव को गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करके भी जब उसका दिल नहीं भरता है, तो वह पी श्रीवास्तव के सर को काट कर अपने साथ ले जाता है और कर्नाटका के जंगलों में वीरप्पन अपने साथियों से मिलकर पी श्रीवास्तव के सर से फुटबॉल खेलता है। एक फॉरेंस ऑफिसर के शव के साथ इस तरह की क्रूरता पूरा देश दंग रह जाता है।
जिसके बाद कर्नाटका पुलिस के कई जवान एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं वीरप्पन को खत्म करने के लिए, लेकिन उल्टे कर्नाटका पुलिस के जवान ही वीरप्पन के हाथों मारे जाते हैं और वह वीरप्पन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इधर वीरप्पन हाथी दांत तथा चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग के साथ साथ अब वह किडनैपिंग की दुनिया में भी पैर पसारने लगता है और किडनैपिंग भी करने लगता है। वैसे छोटी मोटी किडनैपिंग तो वीरप्पन बहुत पहले से ही कर रहा था, लेकिन 1991 में वीरप्पन कर्नाटका के बड़े ग्रेनेड खादान के मालिक के बेटे की किडनैपिंग कर लेता है और फिर फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांगता है। दोस्तों, कई राउंड की बातचीत के बाद अब वीरप्पन 15 लाख रुपए में उस बिजनेसमैन के बेटे को छोड़ने के लिए एग्री हो जाता है, जिसके बाद कर्नाटका का बड़ा बिजनेसमैन ग्रेनाट खादान का मालिक अपने बेटे को छुड़ाने के लिए 15 लाख रुपए वीरप्पन को देता है और फिर अपने बेटे को वीरप्पन से आज़ाद करा लेता है। लेकिन वीरप्पन ने जब पी श्रीवास्तव की हत्या की तो उसके कुछ दिन के बाद ही वह एक पुलिस स्टेशन में घुस जाता है, जहां शकील अहमद नाम के एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ साथ 5 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी मार देता है। दोस्तों दोस्तों अब वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता देखकर तमिलनाडु सरकार और कर्नाटका सरकार में उच्च स्तर पे मीटिंग होती है, जिसके बाद एक स्पेशल टास्क फोर्स का इंतज़ाम किया जाता है। जिस स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी थी वीरप्पन पे नज़र रखना और वीरप्पन को पकड़ना। लिहाजा आपको बता दें कि वीरप्पन का आतंक बढ़ता देखकर अब वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी एक सीनियर आईपीएस अधिकारी टी हरिकृष्णा अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे ही टी हरिकृष्णा सीनियर आईपीएस अधिकारी अपने हाथ में वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, इधर मुखबर नेटवर्क के जरिए वीरप्पन को भी ये पता लग जाता है कि सीनियर आईपीएस के अधिकारी टी हरिकृष्णा ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। साजिश के तहत वीरप्पन अगस्त 1992 में टी हरिकृष्णा सीनियर आईपीएस अधिकारी को भी मार देता है। दोस्तों, अब तो वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इधर कर्नाटका के जंगलों में हाथियों की हत्याएं और चंदन की लकड़ियों का भी वीरप्पन सफाया कर देता है और फिर साथ ही साथ पुलिस से लेके आम नागरिकों तक की हत्याएं किए जाता है। इसके बाद अब वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी बीएसएफ के जवानों को सौंपी जाती है, जिसके बाद भारी दलबल के साथ कर्नाटका के जंगलों में बीएसएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय बीतता है कि बीएसएफ के जवानों को कर्नाटका के जंगलों में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि स्थानीय भाषा की वजह से बीएसएफ के जवानों की कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर सामने वाला क्या कह रहा है और क्या चाह रहा है। इसी सबके बीच में वीरप्पन गैंग मेंबरों के हाथों और वीरप्पन के हाथों 20 से ज़्यादा बीएसएफ के जवान भी मारे जाते हैं। कर्नाटका सरकार के विरोध के चलते तुरंत तत्कालीन बीएसएफ के जवानों को कर्नाटका के जंगलों से हटाना पड़ता है। उसके बाद 1992 में जो स्पेशल टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया था, फिर से स्पेशल टास्क फोर्स टीम का गठन किया जाता है। लिहाजा अब वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वीरप्पन के आतंक को दिन प्रतिदिन बढ़ता देखकर एक फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन अपने हाथ में वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं। और जैसे ही वीरप्पन को इस बात की खबर लगती है कि फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी अपने हाथ ली है, तो वीरप्पन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वीरप्पन 9 अप्रैल 1993 को कोलातपुर गांव के आसपास पोस्टर लगवा देता है, जिन पोस्टरों में गोपाल कृष्णन को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां लिखवाता है और उन्हीं पोस्टरों के माध्यम से फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ के दिखा। लिहाजा होता यह है कि पोस्टर लगवाने के
कुछ दिन के बाद ही वीरप्पन एक स्थानीय नागरिक की हत्या कर देता है, जो कि उसके पास ही में रहा करता था। वीरप्पन को उस नागरिक पे पुलिस का मुखबर होने का शक था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन वीरप्पन का चैलेंज देखते हैं और फिर देखते हैं कि नागरिक की हत्या भी कर दी। इसीलिए गोपाल कृष्णन जल्द से जल्द वीरप्पन को पकड़ने की कोशिशों में लग जाते हैं और फिर लंबे समय के बाद एक मुखबर के जरिए वीरप्पन गैंग का फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन को पता लगता है, जिसके बाद गोपाल कृष्णन 43 पुलिस वालों की टीम अपने साथ लेकर वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन वीरप्पन का मुखबर नेटवर्क मजबूत होने की वजह से वीरप्पन को यह पता लग जाता है कि फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन उसे पकड़ने आ रहा है। तुरंत ही वीरप्पन गोपाल कृष्णन को मारने का प्लान बना लेता है और रास्ते में भयंकर बम और बारूद बिछा देता है और फिर उस रास्ते से थोड़ा हटकर अपने साथियों के साथ बैठ जाता है। लेकिन पलार पुल पर जैसे ही फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन की जीप पहुंचती है तो वह खराब हो जाती है। अब पलार पुल पे से फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन पुलिस की बस में सवार होते हैं, जिस पुलिस की बस में 15 पुलिस के मुखबर, 5 पुलिस के जवान, 2 फोरेंस ऑफिसर थे और इस बस के पीछे भी एक और पुलिस की जीप थी, जिसमें कर्नाटका पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और 6 अन्य पुलिस वाले थे। दोस्तों, अब फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन उसी बस से सवार होकर तेजी से कर्नाटका के जंगलों की तरफ वीरप्पन को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं तो वीरप्पन की नज़र फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन पे पड़ जाती है और जैसे ही फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन की बस उस जगह पे आती है जिस जगह पर वीरप्पन ने बारूद बिछाया था, वैसे ही वीरप्पन अपने साथी को इशारा करता है तो उसका साथी जोरदार ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट इतना ज़्यादा भयंकर था कि पूरी बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। साथ ही साथ बस में सवार 22 लोगों की लाश के टुकड़े भी हवा में उड़ जाते हैं और इन सब के साथ में फोरेंस ऑफिसर गोपाल कृष्णन की लाश के भी टुकड़े उड़ जाते हैं। ये पहली बार था कि एक साथ एक ही झटके में वीरप्पन ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया था, जिससे कि पूरा देश दहल गया था और पूरे देश में वीरप्पन के नाम की दहशत फैल गई थी। इसके बाद भी वीरप्पन लगातार कर्नाटका के जंगलों में हाथियों की हत्याएं तथा उनके दांतों की स्मगलिंग और चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग जारी रखता है। इसके अलावा आम लोगों से लेकर पुलिस वालों की हत्याएं और किडनैपिंग भी जारी रखता है। अब तमिलनाडु सरकार और कर्नाटका सरकार के बीच में वीरप्पन को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग होती है और मीटिंग पे मीटिंग होने के बाद एक बार फिर से भारी दलबल के साथ कर्नाटका के जंगलों में एचटीएस और बीएसएफ के जवानों को तैनात किया जाता है और फिर काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक मुखबर के जरिए वीरप्पन गैंग का सुराग लगता है। लिहाजा आपको बता दें कि अब पुलिस और वीरप्पन गैंग में इनकाउंटर होता है और इस इनकाउंटर में वीरप्पन गैंग के 6 मेंबर मारे जाते हैं तथा 9 गैंग मेंबर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मारे गए और पकड़े गए गैंग मेंबर में सभी के परिवार वाले सरकार से किसी भी तरीके की सहायता लेने से साफ इनकार कर देते हैं। जो वीरप्पन गैंग के 6 मेंबर मारे गए थे, उनके परिवार वाले सरकार से किसी भी तरीके की सहायता लेने से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें वीरप्पन ने ही ऐसा करने के लिए बोला था, लेकिन बदले में वीरप्पन मारे गए 6 लोगों के परिवार वालों को मोटी रकम देता है। इसके बाद जो 9 लोग पकड़े गए थे, वो भी पुलिस की किसी भी तरह की सहायता करने से वीरप्पन के खिलाफ मना कर देते हैं। दोस्तों, इधर कर्नाटका के जंगलों में वीरप्पन लगातार हाथियों की हत्याएं करके उनके दांतों की और चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग में लगा हुआ था। साथ ही साथ वीरप्पन किडनैपिंग भी कर रहा था। और फिर आपको बता दें कि वीरप्पन आम आदमियों से लेके पुलिस वालों तक की हत्याएं किए जा रहा था। दोस्तों, अप्रैल 1993 में पूरी बस को बम धमाके से उड़ा देने के बाद
और 22 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार देने के बाद 24 मई 1993 को वीरप्पन ने 6 और पुलिस वालों को मार दिया था। जो 6 पुलिस वाले पहले से ही वीरप्पन को पकड़ने की कोशिशों में लगे हुए थे। इसके अलावा 1994 में भी कई पुलिस वाले वीरप्पन के हाथों मारे गए थे। 1995 में भी वीरप्पन 3 पुलिस कांस्टेबल को किडनैप कर ले गया था। 1996 में भी वीरप्पन ने एक मुठभेड़ में पुलिस के लगभग 19 जवान एक ही झटके में मार दिए थे। 1996 में ही वीरप्पन का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके भाई अर्जुनन को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, अर्जुनन ने कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में ही अपनी आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद वीरप्पन ने गुस्से में आकर जिस पुलिस कांस्टेबल ने और दरोगा ने वीरप्पन के भाई अर्जुनन को पकड़ा था, वीरप्पन ने उस दरोगा और पुलिस कांस्टेबल को मार दिया था। दोस्तों, 1996 में ही वीरप्पन कई पुलिस कांस्टेबल और पत्रकार फोटोग्राफर को भी किडनैप कर ले गया था। लेकिन पुलिस वालों को मारने के बाद कई पत्रकार और फोटोग्राफर को भी मार देता है और कई को छोड़ देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1990 में रिकॉर्ड के मुताबिक वीरप्पन ने जंगल में आतंक फैलाने के साथ साथ शादी भी की थी और उसने ये शादी की थी मितु लक्ष्मी नाम की महिला से। मितु लक्ष्मी नाम की महिला से शादी करने के बाद 1992 में वीरप्पन के घर में एक बेटी का जन्म भी हुआ था। कुछ समय तक तो वीरप्पन ने अपनी बेटी को संभाल के रखा था, लेकिन रात को जंगल में जब वीरप्पन की बच्ची रोया करती थी तो उसके रोने की आवाज़ जंगल में दूर तक जाया करती थी, जिससे वीरप्पन को ये डर सताने लगा था कि बच्ची की आवाज़ सुन के रात के दरमियान पुलिस उस तक पहुंच सकती है। इसीलिए वीरप्पन ने अपने हाथों से एक दिन अपनी बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और कर्नाटका के जंगलों में ही उसका शव फेंक दिया। दोस्तों, 1993 में कर्नाटका की पुलिस को कर्नाटका के जंगलों में वीरप्पन की उसी बच्ची का सड़ा गला शव मिला था। आपको बता दें कि अब पुलिस ने पूरी साजिश और प्लानिंग के तौर पर 1993 में वीरप्पन की पत्नी मिथु लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया था। मिथु लक्ष्मी पे ये आरोप लगे थे कि उसने वीरप्पन की सहायता की है और जनाब उस पर कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन आगे चल के वीरप्पन की पत्नी मितु लक्ष्मी को सभी आरोपों से बरी और नियुक्त कर दिया गया था। दोस्तों, इधर कर्नाटका के जंगलों में वीरप्पन लगातार हत्याएं, किडनैपिंग, चंदन स्मगलिंग तथा हाथी की हत्या करके उनके दांतों की स्मगलिंग जारी रखता है। पुलिस से लेके आम लोगों तक की हत्याएं किए जाता है। वीरप्पन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, 1990 से लेके वीरप्पन ने पैसों के लिए किडनैपिंग भी की थी। अपने करियर की सबसे बड़ी किडनैपिंग वीरप्पन ने 20 जून सन 2000 में की थी। इस बार वीरप्पन ने किसी आम आदमी को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उसने किल्लर सिनेमा सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया था। राजकुमार की किडनैपिंग की खबर सुनते ही कर्नाटका की पब्लिक सड़कों पर आने लगती है और राजकुमार को सरकार से छुड़ाने का विरोध करने लगती है। लिहाजा बेंगलुरु की सड़कों पे कई एक हिंसक झड़प भी देखने को मिलती है। हालात कब्जे के बाहर जाते देखकर कर्नाटका सरकार फौरन तमिलनाडु सरकार से बातचीत करती है, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार फौरन ही एक पत्रकार को नियुक्त करती है और फिर उस पत्रकार के माध्यम से कर्नाटका सरकार और वीरप्पन के बीच बातचीत होती है। राजकुमार को छोड़ने के बदले में वीरप्पन काबिर जल विभाग में तमिलनाडु के हित को प्राथमिकता देने की मांग करता है। साथ ही साथ वह कर्नाटका में तमिल को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने की मांग करता है। इसके अलावा तमिलनाडु की जेलों में बंद कुछ कैदियों की रिहाई की मांग करता है। सभी शर्तें मनवाने के बाद वीरप्पन 108 दिन बाद राजकुमार को रिलीज करा देता है। कहा जाता है और सुना जाता है कि राजकुमार को रिहा कराने के लिए सरकार ने किसी भी तरीके की वीरप्पन को कोई फिरौती नहीं दी थी। लेकिन फिर इंटरनल रिपोर्टों में यह खुलासा हुआ था
कि राजकुमार को छुड़ाने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए की फिरौती वीरप्पन को दी थी। दोस्तों, अपने करियर की सबसे बड़ी दूसरी किडनैपिंग वीरप्पन ने 25 अगस्त सन 2002 को की थी। 25 अगस्त सन 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटका सरकार के पूर्व मंत्री एच नगप्पा को किडनैप कर लिया था। एच नगप्पा को किडनैप करने के बाद वीरप्पन ने मोटी रकम मांगी थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की फिरौती देने से वीरप्पन को साफ इनकार कर दिया था। और फिर कर्नाटका पुलिस ने और तमिलनाडु पुलिस ने मिलके वीरप्पन से मंत्री जी को छुड़ाने का अभियान छेड़ा था। इसमें केरला की पुलिस की भी हेल्प ली गई थी और फिर पुलिस और वीरप्पन गैंग में कई बार मुठभेड़ हुई और काउंटर हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस एच नगप्पा को छुड़ाने में नाकाम रही थी। किडनैपिंग के 3 महीने के बाद एच नगप्पा का शव कर्नाटका के जंगलों में पड़ा पुलिस को मिला था। दोस्तों, आपको बता दें, मंत्री जी की हत्या के बाद फौरन ही कर्नाटका की सरकार ने वीरप्पन पे 15 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी और इस स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को सौंपी थी। और फिर तत्कालीन कर्नाटका की मुख्यमंत्री जयललिता ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को स्पेशल इंस्ट्रक्चर भी दिया था और कहा था कि किसी भी तरीके से अब वीरप्पन को जल्द से जल्द खत्म करना है। और फिर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार लग जाता है वीरप्पन को खत्म करने के प्रोजेक्ट पर काम करने में, लेकिन आईपीएस अधिकारी विजय कुमार भी इस बात को जानता था कि अगर जरा भी चूके तो खुद भी वीरप्पन के हाथों मारे जाओगे, क्योंकि वीरप्पन का मुखबर नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसीलिए अब आईपीएस अधिकारी विजय कुमार बड़ी ही चालाकी से काम लेते हुए अपने कुछ पुलिस वालों का भेष बदलकर वीरप्पन के गैंग में शामिल करा देता है। दोस्तों, वीरप्पन के गैंग में कुछ पुलिस वाले भेष बदलकर शामिल हो जाते हैं आईपीएस अधिकारी विजय कुमार की साजिश से। अब बारीक से बारीक वीरप्पन की जानकारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को मिलती रहती है, लेकिन वीरप्पन इंटरव्यू देने का बहुत शौकीन था। वह इंटरव्यू भी दिया करता था। एक इंटरव्यू में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार देखते हैं कि वीरप्पन को अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद वह एक एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं तो एक्सपर्ट बताता है कि शायद वीरप्पन की आंखों में कोई दिक्कत है। लिहाजा होता यह है कि अब बातचीत करते हैं आईपीएस अधिकारी किनसे, उन्हीं पुलिस वालों से जिन पुलिस वालों को आईपीएस अधिकारी विजय कुमार ने भेष बदलकर वीरप्पन के ग्रुप में शामिल करा दिया था। जब वो पता करते हैं कि वीरप्पन को अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, भेष बदलकर शामिल वीरप्पन ग्रुप में पुलिस वाले आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को बताते हैं कि वीरप्पन की निगाह थोड़ी कमजोर है। लिहाजा भेष बदलकर जो पुलिस वाले वीरप्पन ग्रुप में शामिल थे वो किसी तरह वीरप्पन का पूरा भरोसा जीतते हैं और भरोसा जीतने के बाद ऑफिशियली एक दिन कहते हैं कि आपको अपनी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए और बहुत जल्द ही कराना चाहिए। लेकिन वीरप्पन आंखों का इलाज तो कराना चाहता था, फिर भी वह हॉस्पिटल जाने से पकड़े जाने की वजह से डर रहा था। लिहाजा होता यह है कि अब वही भेष बदले पुलिस वाले वीरप्पन से बार बार कहते हैं कि जल्द से जल्द आंखों का इलाज कराओ। तो अब वीरप्पन एक दिन तैयार हो जाता है आंखों का इलाज कराने के लिए, लेकिन वह अपनी पहचान मिटाने के लिए अपनी मूछें कटवा लेता है। वैसे वीरप्पन मूछें नहीं कटवाया करता था क्योंकि उसे अपनी मूछों से बहुत प्यार था, लेकिन अब वह मूछें कटवा लेता है। और फिर एक दिन उन्हीं पुलिस वालों के साथ आता है जो पुलिस वाले भेष बदलकर वीरप्पन के साथी बने हुए थे, लेकिन वीरप्पन को इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि ये पुलिस वाले हैं। फिलहाल अब उन्हीं साथियों के साथ एक बार जंगल से बाहर निकल के अब वो सड़क पे आता है।
अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए। वहां पहले से ही एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, जो एम्बुलेंस उन्हीं पुलिस वालों ने बुलाई थी जो भेष बदलकर वीरप्पन के ग्रुप में उसके साथी बने हुए थे। और उस एम्बुलेंस का ड्राइवर पुलिस वाला है, इस बात की भनक वीरप्पन को बिल्कुल भी नहीं थी। वीरप्पन आता है और फिर अपने साथियों के साथ उस एम्बुलेंस में बैठ जाता है। एम्बुलेंस तेजी से चल पड़ती है। आगे निशानदेही पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ खड़े हुए थे। जब वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है तो निशानदेही पर एम्बुलेंस रोककर पुलिस वाला गाड़ी से कूदकर भाग जाता है दूसरी साइड। फिर आवाज आती है विजय कुमार की कि वीरप्पन, अब तुम सरेंडर कर दो क्योंकि तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद एम्बुलेंस से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं, जिसके बाद पुलिस भी अंधाधुंध गोलियां एम्बुलेंस पे चलाती है और पुलिस की तरफ से ये 338 राउंड गोलियां चला दी जाती हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद गोलियां आना बंद हो जाती हैं एम्बुलेंस की तरफ से। फिर विजय कुमार अपने साथियों के साथ जाते हैं और फिर देखते हैं एम्बुलेंस खोलकर, जिसमें वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ मरा हुआ था। लिहाजा पुष्टि के लिए पास के हॉस्पिटल में चारों ही लाशों को ले जाया जाता है, जहां हॉस्पिटल में वीरप्पन सहित चारों को ही मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से वीरप्पन का यहीं पे से खात्मा हो जाता है और फिर यहीं पर से वीरप्पन और वीरप्पन के गैंग का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को अभी भी जानकर हैरानी होगी कि वीरप्पन और वीरप्पन के गैंग का चैप्टर तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी वीरप्पन के परिवार में उसकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक विद्या रानी वीरप्पन ने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और फिर बहुत जल्द ही उसे बीजेपी यूथ विंग का उपाध्याय भी बना दिया गया। दोस्तों, साल 2020 में जब विजय रानी ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो इसका पब्लिक ने विरोध भी किया था, क्योंकि वीरप्पन ने 180 लोगों की हत्याएं की थीं, जिसमें से अधिकतर पुलिस वाले ही थे। दोस्तों, इसके अलावा वीरप्पन पे 2.5 से 3 हजार हाथियों की हत्याओं का भी मामला दर्ज था। वीरप्पन ने चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके 150 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई थी। वहीं वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार के लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हुए थे। आपको बता दें कि वीरप्पन पे रखा गया 15 करोड़ रुपए धनराशि का इनाम आज के 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। फिलहाल वीरप्पन ने बहुत आतंक मचाया था, लेकिन आखिर में अंत वीरप्पन का भी हो गया। आखिर आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूं कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियां लेकर आता हूं, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियां सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मतलब है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।